Jai Hind students. Today we will discuss the orbit and orbital difference. Already we had discussed about orbit also and orbital also. Means orbit was explained by Neil Bohr, that circular path where electron moves around the nucleus, that was orbit. And orbital means where electron is situated anywhere, means there is probability of finding an electron in between the orbital at the periphery or anywhere, means there is node and antinode. So we will discuss it later about the orbitals. So orbit and orbitals are not synonymous. Okay, means इसका मीनिंग सेम नहीं होता, इस वजह से आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए. एन ऑर्बिट एज प्रपोज्ड बाय बोर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स. The total probability of finding the electron in a given volume can these be calculated by sum of all the product of psi square. Psi square के बारे में आपने पहले भी बात की थी कि ये क्या है, probability of finding electron in an orbital, इसकी significance होती है. And the corresponding volume elements, it is thus possible to get the probable distribution of an electron in an orbital. यानी जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है. तो ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल हो सकता है, डम्बल हो सकता है, डबल डम्बल हो सकता है. तो उस शेप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर हाई होती है, कहाँ पर लो होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसे हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल में. और ऑर्बिट का मतलब सिर्फ एक सर्कुलर पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है. एक सर्कुलर पाथ को सिर्फ ऑर्बिट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ नो फिजिकल मीनिंग. ठीक है, आपने साई के बारे में भी पढ़ा था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई थी जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि साई वेव फंक्शन है और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता. जब साई स्क्वायर होता है तो उसे आप डिफाइन कर सकते हैं. साई को सिर्फ आप कहते हैं वेव फंक्शन. इट इज़ सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो किस कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में कहाँ पर प्रेजेंट है, उसे हम इससे डिफाइन कर सकते हैं. हाउएवर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स द प्लॉट ऑफ करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ आर. आर, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. तो यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया हुआ है. ओके, सो इन दिस ग्राफ साई और आर के बीच में ग्राफ बना हुआ है. आर इज इन नैनोमीटर एंड साई यहाँ पर वेव फंक्शन है जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है. तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन कि अगर हम डिस्टेंस देखें न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. आपको पता है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन रेगुलरली वो इंक्रीज़ होता जाएगा या कंटिन्यूसली वो इंक्रीज़ होता जाएगा ऐसा नहीं होता. ये सबको पता है कि शेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. तो वो हमेशा रेगुलर होगा, रेगुलरली इंक्रीज़ होगा ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें बीच में गैप भी होता है. शेल्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो मूव करते रहते हैं, तो उनकी पोजीशन भी एक जगह फिक्स नहीं होती. सो यहाँ आप देख सकते हैं द प्लॉट ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये साई स्क्वायर है, ये साई एंड साई है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल. ये 1s के लिए है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक जगह आने के बाद इंक्रीज़ हो रही है और वहीं पर वो कांस्टेंट है. फिर क्योंकि आपको पता है कि 1s में एक ही जगह यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस ऑर्बिटल में. 2s में देखिए यहाँ पर एक पीक भी है. ओके, पीक का मतलब जहाँ पर प्रोबेबिलिटी एक ऐसी पोजीशन भी होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये घटेगी. ओके,
एक जगह बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है। तो ऐसे आप इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम जब हम ऑर्बिटल का देखेंगे उसमें आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि यानी कि अल्टरनेट होता है, यानी जैसे आप जानते हैं कि रिजेस एंड ग्रूव होते हैं, ठीक है, घटता है फिर बढ़ता है, इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, इस टाइप से। तो जिस शेल की बात हम करेंगे, जिस ऑर्बिटल की बात करेंगे, वैसे ही उसमें उतने रिजेस एंड ग्रूव्स की तरह वहाँ पर ये चीज़ पाई जाएगी। नोड और एंटी नोड बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो नोड्स पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और बाकी एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो सकती है। सो नेक्स्ट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। देखें यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहाँ प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल की बात करें 1s एंड 2s के बारे में एक्सप्लेन किया गया है बाउंड्री सरफेस डायग्राम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें सेंटर पर यहाँ पर डार्क दिखाया गया, यानी डॉट्स ज़्यादा दिखाए गए हैं, शेड जो है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इससे जब हम इस सेंटर से दूर जाएंगे तो वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डेंसिटी कम हो गई है और सेंटर में ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इसमें भी सेंटर पर डेंसिटी हाई है, फिर एक एरिया है जिसमें लो है, ये वाइटिश जो दिख रहा है थोड़ा, और फिर एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें डार्क है, और फिर उसके बाद इस एरिया में डेंसिटी लो हो गई है। तो यानी कि यहाँ पर 1s में एक ही एरिया है और 2s में दो एरियाज हैं, ठीक है, एक सेंटर पर और फिर एक गैप होने के बाद फिर पेरिफ्री के बाद एक जगह ऐसा रीजन आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर एस ऑर्बिटल इज एक्चुअली अ स्फीयर centered on the nucleus. In two dimension their sphere looks like a circle. It includes a region in which probability of finding the electron is about 90%. ओके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। इस डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है, इसके बारे में आपको ये सब डायग्राम बना के लिख लेना है, ऐसे आपको शो करना होगा अगर सरफेस बाउंड्री डायग्राम आता है तो। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि नोड और एंटी नोड भी होता है, तो किसी भी ऑर्बिटल में भी हम ऑर्बिटल के शेप को भी डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोड क्या होगा और एंटी नोड क्या होगा, यानी नोड पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, जैसे यहाँ पर जो वाइटिश एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाई n-1। अब देखिए किसी भी ऑर्बिटल के लिए जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो ऑर्बिटल में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बताया जाता है, जैसे 2p इसमें पूछा जा रहा है, तो आपको क्या बताना है, n नंबर दिया होगा, नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। तो यहाँ पर क्या होगा 2, 2 - 1, तो वहाँ कितना होगा, सम ऑफ l एंगुलर नोड्स, इसको एंगुलर नोड ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एंड रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला है n-l-1। ओके, n-l-1, यानी अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू यहाँ क्या होगी, p है अगर, तो p के लिए क्या होती है, 1 होती है वैल्यू। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियल नोड्स अगर पूछा जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर एंगुलर नोड पूछा जा रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूले याद रखिएगा, कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है ये। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि नोड क्या होता है, नोडल सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो सकती है। They are simply nodes. In general, it has been found that ns orbital have n-1 node, that is number of node increases with increase of principal quantum number. वही मैंने आपको बताया कि 1s और 2s, 1 में 1 है, 2s में 2 है, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर नोड्स के नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, in other words, number of nodes for 2s orbital is 2, for 3s there is 3s के लिए 2 है और 2s के लिए 1 है और 1s के लिए 0 है, इस तरह से इंक्रीज होता है। द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है जब ऑर्बिटल सब सेम एनर्जी के होते हैं, जब उनमें कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, तब हम उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, यानी एक ही लेवल पर सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जिनकी एनर्जी सेम होती है। द 1s ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम एज सेड अर्लियर करेस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल कंडीशन एंड इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जो सबसे क्लोज होगा न्यूक्लियस के वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उसे हम ग्राउंड स्टेट में बोलते हैं। जब वो हायर एनर्जी में जाता है तो हम उसे एक्साइटेड स्टेट में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को।
एंड द इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन दिस ऑर्बिटल इज मोस्ट स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो उसे हम स्टेबल बोलते हैं। एज इलेक्ट्रॉन इन 2s 2p और हायर ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए 1s में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन में, तो वो सबसे स्ट्रांगली अटैच होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। और अगर 1s से 2s या 2p में जंप करता है अपने हायर लेवल में, हायर एनर्जी लेवल पे, तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है और उसे हम एक्साइटेड स्टेट में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।